Hello students, welcome to lecture 5th of steel structure design. So in this video we will discuss about next chapter which is welded joints. So welded joints क्या होते हैं मीन्स पहले हमने रिवेट कनेक्शन पढ़ लिया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट. सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट वेल्डिंग. वेल्डिंग का प्रोसीजर क्या है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, ठीक है, क्या मटेरियल होता है और वेल्डेड जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है एंड डिज़ाइन ऑफ अ वेल्डेड जॉइंट. बट डिज़ाइन ऑफ अ वेल्डेड जॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. So introduction and types of welding, classification of welded joint, strength of butt joint. So we will start with today's lecture. So introduction क्या है. वेल्डिंग आप सबने सुना ही होगा, ठीक है, दो किसी मेटल पीस को जोड़ना बिना नट एंड बोल्ट से विद द हेल्प ऑफ पैकिंग, ठीक है, मेल्टिंग एंड मेटल एंड फिक्सिंग इट विद द अदर मेटल. सो हम उससे वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, दो पीसेस जुड़ जाते हैं. वेल्डिंग कनेक्शन आर जॉइंट फॉर यूजिंग जॉइनिंग द स्ट्रक्चरल मेंबर बाय मीन्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलुमिनियम, ब्रास एंड कॉपर मेंबर्स कैन बी वेल्डेड. ये सारे मेंबर्स कैन बी वेल्डेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट विद और विदाउट प्रेशर. ओके, बिना प्रेशर या प्रेशर के साथ वेल्ड किए जा सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ वेल्डिंग विच हैव बीन इलस्ट्रेटेड चैप्टर. The advantages and economic aspects are described while comparing with other method of structural steel connection. हमने दो चीज़ों को रिवर्ट से नट एंड बोल्ट से जोड़ दिया, पर अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और होमोजीनियस सेक्शन चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस भी जैसे सेक्शन एक सा ही लगे, उसमें ज़्यादा मोरियाँ वगैरह होल वगैरह ना करने पड़े, ठीक है, और उससे स्ट्रेंथ भी ना कम हो प्लेट्स की, तो हम वेल्डेड कनेक्शन यूज़ करते हैं. ओके, इससे लुक भी एस्थेटिक लुक आ जाती है एक मेंबर की, ठीक है, ज़्यादा उसमें होल्स वगैरह बटन्स नहीं दिखते जैसे, तो इस तरह से वेल्डेड कनेक्शन यूज़ किया जाता है. देयर इज़ नो लॉस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं जाता उसका, कम नहीं होता होल करने से, ठीक है. द क्रॉस सेक्शन इज़ रिड्यूस ड्यू टू रिवर्ट होल. इन रिवर्ट कनेक्शन में रिवर्ट होल जब बनाते हैं तो क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, ठीक है. जैसे हमने इसमें अगर 4 होल कर दिए तो सारा ये वाला एरिया जो है बीच में से निकल गया. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और more structural members permanently under the application of heat with or without pressure is known as welding. Following are the different processes of welding. First is electric arc welding. किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, तो उसके वेरियस 4 प्रकार हैं. तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या किया जाता है, हीट इज़ अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. इलेक्ट्रिक आर्क होती है रोड, ठीक है, उसको वो स्टक की जाती है बिटवीन मेंबर्स टू बी वेल्डेड. इस मेंबर और इस मेंबर को जोड़ना है तो इन दोनों के बीच में ये रखी जाती है, ठीक है. एंड इलेक्ट्रोड उसके साथ लगा होता है विच मेल्ट्स एंड फिल द गैप. वो सारे इलेक्ट्रिक आर्क को मेल्ट करता है और गैप को फिल कर देता है वेल्डिंग में, ठीक है. मेटल को लिक्विड स्टेट में लेके आके जो आर्क होती है उसको बीच में फिल कर देते हैं. आर्क प्रोड्यूस टेम्परेचर कितना प्रोड्यूस करती है, 3600 डिग्री सेल्सियस, जिससे वो फटाफट मेल्ट हो जाता है. इलेक्ट्रोड जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है वो 3600 डिग्री सेल्सियस है. सो द ट्रमेंडस हीट, इतनी ज़्यादा गर्मी एट द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड मेल्ट्स द फिलर मटेरियल एंड द बेस मटेरियल. बेस मटेरियल को भी मेल्ट कर देती है जो जिसमें जुड़ना है जाके, और जिसने जुड़ना है उसको भी मेल्ट कर देती है. सो तीनों आपस में जुड़ के एक होमोजीनियस कनेक्शन बना देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग के अंदर इन दिस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग द एजेस टू बी जॉइंड आर मेल्टेड बाय एन ऑक्सीटलिन गैस फ्लेम. ऑक्सीटलिन गैस का सिलेंडर भरा होता है, उसकी गैस फ्लेम से, ठीक है, मेटल इज फिल्ड इन द जॉइंट बाय मेल्टिंग अ वेल्डिंग रोड को मेल्ट करके इन उसी ऑक्सीटलिन गैस फ्लेम के साथ द हीट ऑफ मेल्ट फॉर द वेल्ड मेटल इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय गैस वेल्डिंग. ओके, इतनी की हीट पैदा हो जाती है ऑक्सीटलिन गैस से कि वो मटेरियल जो है वेल्डिंग रॉड वो पिघल सके. नेक्स्ट इज फोर्ज वेल्डिंग. So in this process of joining two or more structural member under the application of heat and pressure. फोर्ज वेल्डिंग के अंदर हीट के साथ साथ प्रेशर का भी इंक्लूजन हो गया है, ठीक है, जुड़ गया है, इज़ नॉन एज फोर्ज वेल्डिंग. इसमें द एजेस टू बी जॉइंड आर हीटेड टू प्लास्टिक स्टेट. इतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं की जाती कि वो मेल्ट ही बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो प्लास्टिक स्टेज में थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इतनी कर दी जाती है. एंड देन जॉइंड बाय अप्लाइंग हाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर. फिर दबाव के साथ दो रोड को जैसे जोड़ना है तो उसमें जो रोड होती है इलेक्ट्रिक रोड, उसको प्लास्टिक स्टेज में ले आते हैं, मीन थोड़ा लूज़ कर देते हैं, ठीक है. फिर बीच में हाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर ठोकने के साथ हैमरिंग कर सकते हैं कुछ भी, तो उसके साथ हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं आपस में. ओके, दैट इज़ फोर्थ वेल्डिंग. सो सेक्शन एक सा लगेगा बिल्कुल, उसमें जॉइंट्स नहीं दिखेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ फ्यूजन वेल्डिंग. व्हेन टू मेंबर्स आर जॉइंट विदाउट एनी प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है, विद अ डिफरेंट वेल्ड मेटल.
सो इट इज़ कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। तो टू मेटल्स को आपस में फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है, हीट के साथ, एंड इसमें कोई मैकेनिकल प्रेशर नहीं अप्लाई किया जाता। सो डैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल स्ट्रक्चरल वर्क्स फैब्रिकेशन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ही यूज़ होती है, ठीक है। सो मोस्टली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर एक वेल्डिंग सेट होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके अंदर जो वेल्डिंग रोड होती है वो फिक्स की जाती है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और उसके साथ वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। जैसे ये एक मेटल है, इसके अंदर अब इलेक्ट्रोड लगा के, ये मेटल ना थोड़ा खुरा हुआ था, ठीक है, मीन्स उसमें थोड़ा सा मेटल निकला हुआ था, इसको फिल करना है, तो ये इलेक्ट्रोड के साथ फिल कर दिया जाता है। जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इतनी बिजली से 3600 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो जो, ठीक है, गैसीय शील्ड बन जाती है आले दुआले उसके, और उसके अंदर मेटल फिल हो जाता है, ठीक है। और जो बाहर निकलती है वो स्लैग निकलती है, जिसको साफ़ किया जा सकता है पानी से, ठंडा हो जाता है। सो एक वेल्डिंग मशीन होती है, इसको वेल्डिंग सेट भी बोल देते हैं सारे इसको और इसको मिला के, ओके। सो एडवांटेज क्या होते हैं वेल्डिंग जॉइंट के एज़ कम्पेयर टू रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़े, उसकी जगह पर वेल्डिंग जॉइंट के क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, नो नॉइस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती कि वेल्डिंग प्रोसेस में जितनी रिवेट में होती है। रिवेट को हमने हैमरिंग करते हैं लगातार, तो सारी कंस्ट्रक्शन करते वक्त, सारी फिटिंग करते वक्त हैमरिंग की आवाज़ तो आएगी थोड़े की, लगातार चलते रहेंगे तो, ठीक है। या मशीन से करेंगे तो और भी ज़्यादा आवाज़ आएगी, हैवी नॉइसेस विल बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हेन रिवेटिंग इज़ डन, द रिवेट हेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैमरिंग, सो नॉइस तो आएगी। वेल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपैरेटिवली लाइटर देन कॉरस्पॉन्डिंग रिवेटेड स्ट्रक्चर। अब एक मेटल के अंदर काफ़ी सारे रिवेट का वेट भी आना है, तो और उसके सेक्शन भी बड़े चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है रिवेटेड स्ट्रक्चर। वेल्डिंग स्ट्रक्चर उससे कंपैरेटिवली लाइट होता है। सो वेल्डिंग स्ट्रक्चर हैज़ बेटर फिनिश अपीयरेंस। आपको बोला एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा दिखता है वेल्डेड स्ट्रक्चर, होमोजेनियस एक सा लगता है रेदर देन रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशन कैन बी ईजिली मेड। किसी भी वेल्डिंग को दोबारा से पिघला के फिर सेक्शन को हम अलग कर सकते हैं दोनों को। अगर दो सेक्शन जोड़े हैं, जैसे गज़र प्लेट के ऊपर हमने एंगल लगा दिया, तो उसको हम दोबारा से फिर पिघला के हाई टेम्परेचर से वेल्डिंग मटेरियल को फिर से हम दोनों सेक्शन को अलग कर सकते हैं, फिर कोई और जगह जोड़ सकते हैं नया सेक्शन। अगर एंगल की जगह हमने प्लेट के ऊपर आई सेक्शन जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। सो एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशन कैन बी इजीली मेड। नेक्स्ट मेंटेनेंस एंड पेंटिंग कॉस्ट फॉर वेल्डिंग स्ट्रक्चर लेस। ओके, मेंटेनेंस भी कम चाहिए, पेंटिंग कॉस्ट भी कम चाहिए। वेल्डेड जॉइंट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट, एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स। सो देयर इज सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग ऑपरेटर इन वेल्डिंग, वेयर एज रिवेटिंग इज डन कोल्ड एज वेल एज हॉट। हैमरिंग करते हुए जो रिवेट होती है वो उड़ के जो रिवेट में हैमरिंग कर रहा है उसकी आंखों में लग सकती है। सो ज़्यादा सेफ्टी नहीं है रिवेटिंग करते वक्त, रिवेटिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द वेल्डेड जॉइंट आर मोर रिजिड देन रिवेटेड जॉइंट। वेल्डेड जो रिजिड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं अच्छे से। इट इज़ पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट। हम कॉर्नर्स पे रिवेटिंग नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पे हम रिवेटिंग नहीं कर सकते, इससे प्लेट टूट सकती है, ओके। बट वेल्डिंग हम अगर किसी से कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो कहीं भी वेल्ड किया जा सकता है। लैप लेंथ ऑफ स्टील बार्स इन आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी मिनिमाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो लैप लेंथ होती है, मीन्स एक दूसरे के ओवरलैप, वो जैसे हमें इतनी चाहिए तो हम वेल्डिंग में कम भी रख सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं लैप लेंथ को। सो लैप लेंथ बोलते हैं। वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग। वेल्डिंग फटाफट दो सेक्शन को जोड़ना है तो तीनों तरफ वेल्डिंग की, ठीक है, जिसको हम टांके लगाने में बोल देते हैं। तो वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग, ओके। मेंबर्स ऑफ शेप्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रिवेट कैन बी वेल्डेड। जो भी कॉम्प्लिकेटेड शेप के मेंबर्स हैं इनको रिवेट करना इतना आसान नहीं है, उनको वेल्ड किया जा सकता है, ओके। सो डिसएडवांटेज क्या है वेल्डेड जॉइंट के? सो द मेंबर्स आर लाइकली टू डिस्टोर्ट इन प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। ज़्यादा हीट या कहीं पे ज़्यादा
कूलिंग हो गई तो मेंबर्स के अंदर स्ट्रेंथ फेलियर आ सकता है या फिर मेंबर भी पिघल सकते हैं उसे। वेल्डेड जॉइंट फेल अर्लियर देन रिवेटेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट जल्दी फेल हो जाता है। रिवेटेड जॉइंट में क्रैक आएंगे तो वो बताएगा, वेल्डेड जॉइंट में वेल्ड खुल गया आपस में तो सेक्शन फेल। ओके, हेयर इज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर मीन्स कि एकदम से टूट सकता है वेल्डेड जॉइंट। रिवेटिंग में कुछ ना कुछ बेंडिंग वगैरह होएगी। सो नेक्स्ट इज द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव दैन रिवेटेड जॉइंट। अब इंस्पेक्शन है कि कहाँ से टूटा, कहाँ से कम है, वेल्डिंग फेलियर कहाँ है, वेल्ड कहाँ कम हुआ है। रिवेट में तो देख सकते हैं कि ये वाली रिवेट टूट गई है, यहाँ से सेक्शन क्रैक कर गया, पर वेल्डेड जॉइंट के अंदर वेल्डिंग कहाँ से ख़राब हुई थोड़ी सी, वो इंस्पेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, सिंस नो प्रोविजन इज़ कैप्ट फॉर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन फ्रेम। अब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मीन्स बीच में थोड़ा गैप नहीं होता, ताकि सर्दियों में जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या मेटल्स एंड गर्मियों में थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, उनके लिए गैप नहीं छोड़ा जाता वेल्डिंग में, तो उससे वेल्डिंग फेलियर हो सकता है। स्किल्ड लेबर चाहिए, आम बंदा वेल्डिंग नहीं कर सकता। रिवेट को हैमर करना इजी है, पर उसको वेल्डिंग करने के लिए बोलेंगे शायद उसको ना आता हो वर्कर को, तो वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए जिसको वेल्डिंग आती हो। तो डिफेक्ट्स लाइक इंटरनल एयर पॉकेट्स, अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं जैसे 2 मेंबर्स की, इनमें से तो हवा भी रह सकती है इस वेल्डिंग मटेरियल में। सो स्लैग इंक्लूजन, गंद फंस सकता है। एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अच्छे से अंदर ना जाए, शायद ऊपर ऊपर लग जाए और हमें लगे अंदर भी लगी। ओके, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ पोजीशन ऑफ वेल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। सो पहले यहाँ तो पोजीशन कौन कौन सी है वेल्ड की, कहाँ पे करते हैं, एंड फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं। सो फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ वेल्ड्स। तो पोजीशन ऑफ वेल्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल वेल्ड है, वर्टिकल वेल्ड है, एज वेल्ड है। ओके, तो एक तो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग मीन्स हमने इसको, इस मेंबर को, ये वाले एंगल को इस गजर प्लेट के साथ जोड़ना है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स ये पार्ट को हॉरिजॉन्टल वेल्ड कह देंगे, फिर इस पार्ट को वर्टिकल वेल्ड कह देंगे। ओके, अगर मान लो इस एंगल को हमने इस प्लेट से जोड़ना है, तो जो मान लो ये वाली वेल्डिंग करेंगे तो वर्टिकल वेल्ड। एंड एज वेल्डिंग, तो जो अगर एज को जोड़ेंगे साइड पे, एंगल को मान लो प्लेट से जोड़ना है, तो जो एजिस पे वेल्डिंग करेंगे उसको एज वेल्डिंग करेंगे। ओके, इसमें आप देख सकते हैं फिर स्लॉट वेल्ड है, फिर ओवरहेड वेल्ड है। ओके, आप देखिए इस प्लेट के ऊपर अलग अलग मेंबर जुड़े हुए हैं, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, तो इसके अंदर क्लोजली देखिए, ठीक है। उसके बाद पहले तो फिलेट वेल्ड, इसको जो सेक्शन के साथ साथ चलती है उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन के ऊपर जो लगती है दूसरे सेक्शन को जोड़ने के लिए वो फ्लैट बट वेल्ड है। फिर ये सेक्शन के साथ साथ ऊपर की तरफ वर्टिकल फिलेट वेल्ड, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल बट वेल्ड, सेक्शन को भरने के लिए, सेक्शन को सेक्शन से जोड़ा। देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर इस वी शेप के सेक्शन को इस दूसरे सेक्शन के साथ जोड़ा है यहाँ पर भर के, ये देखिए इसके अंदर। तो ये है बट वेल्ड, आपस में जो पैरेलल जोड़ते हैं तो उसको बट वेल्ड ही कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल बट वेल्ड। ओके, इसके अंदर जी डबल बट जॉइंट, स्लॉट वेल्ड, अगर किसी स्लॉट को जोड़ना है इस यू शेप के अंदर, ठीक है, कोई पीस है तो यहाँ पे वेल्डिंग करनी है अंदर अंदर स्लॉट के, तो उसको स्लॉट वेल्ड बोलते हैं, ये बात याद रखें ध्यान में। ओके, अगर कोई ऊपर सेक्शन है और नीचे दूसरा सेक्शन है, नीचे की तरफ वेल्डिंग करनी है ना, नीचे की तरफ, तो उसको कहते हैं ओवरहेड वेल्ड। ओके, फिर जो सीधा वेल्डिंग करनी है तो उसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल फिलेट वेल्ड, हॉरिजॉन्टल वेल्ड, टी फिलेट वेल्ड, अगर ये पीछे भी है इसके टी फिलेट वेल्ड। ओके, अगर एज पे वेल्डिंग करनी है मटेरियल को, दो ये देखो, एक मेटल दो मेटल, और दोनों को एज से जोड़ना है, मेटल 1 मेटल 2 एज से जोड़ा गया तो एज वेल्ड। ओके, समझ गए। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड्स। अब वेल्डिंग की फॉर्मेशन पे आपको फिगर तो दिखाई दी है, तो बट वेल्ड होता है स्क्वायर बट, सिंगल वी, डबल वी। ओके, अगर सेक्शन इस प्रकार से है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो यहाँ भी जोड़ा यहाँ भी जोड़ा, तो डबल वी फिलेट वेल्ड। ओके, सो हम ऐसे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो बट वेल्ड इज़ ऑल्सो टर्म्ड ग्रूव वेल्ड, क्योंकि ग्रूव फिल करते हैं ना, जो खाली जगह बचती है ग्रूविंग, तो उसको ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं।
So the butt weld is used to join structural members carrying direct compression or tension. It is used to make T joint और butt weld. फिलहाल butt weld से हम T joint भी बना सकते हैं, ठीक है। So ये आप बट वेल्ड देख सकते हैं, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड आपको बताया अभी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल बिवेल बट वेल्ड, बड़े सेक्शन को छोटे के साथ ऐसे जोड़ा गया, फिर डबल बिवेल। आप इस सारे लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, दोबारा नोट्स के लिए रख सकते हैं और बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड। डिज़ाइन करने के लिए बट वेल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इवन इन न्यूमेरिकल्स। तो पहले है साइज़ ऑफ बट वेल्ड। साइज़ क्या होता है बट वेल्ड का? तो साइज़ ऑफ बट वेल्ड का इज़ इक्वल टू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। जितना भी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है वही क्या होगा, साइज़ ऑफ बट वेल्ड, सिर्फ बट वेल्ड के अंदर। ओके, टी के बराबर ही है एस इसके अंदर, बट वेल्ड के अंदर। सो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होती है? इट वेरी डिपेंडिंग अपॉन पेनेट्रेशन ऑफ वेल्ड मेटल। वेल्ड मेटल कितना पेनेट्रेट करता है। मान लो हमने इस मेटल का और इस मेटल का ये ग्रूव भरना है, ये वाला, तो यहाँ पे वेल्डिंग करते वक्त तो कितना पेनेट्रेट किया, तो यहाँ से फिल हो गया तो फिर ये खाली रह गया ना, या फिर इसके अंदर ही बबल्स रह गए, तो कैसे पेनेट्रेट करता है उस पर डिपेंड करेगा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। वो फुल पेनेट्रेशन, जब फुल्ली पेनेट्रेट कर गया मीन्स फुल्ली पेनेट्रेट, पूरा भर दिया वेल्डिंग से पूरा का पूरा, तो फॉर फुल पेनेट्रेशन थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी? थ्रोट थिकनेस विल बी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड। अगर एक प्लेट 10 mm की है, एक 8 mm की है, तो 8 वाली टी हो जाएगी, स्मॉल टी से डिनोट कर देंगे थ्रोट थिकनेस को। ओके, तो नेक्स्ट फॉर पार्शियल इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, ठीक है, छोटी इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन होगी तो थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी? 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, पतले वाले मेंबर की। ओके, तो टी 5 आ जाएगा। जो अगर मेंबर की थिकनेस 8 है, दूसरे की 10 है, तो 8 लेंगे। ओके, सो इट मे बी नोटेड फ्रॉम अवर रिलेशन दैट द वैल्यू ऑफ थ्रोट थिकनेस इज मोर इन केस ऑफ फुल पेनेट्रेशन एज कम्पेयर टू पार्शियल पेनेट्रेशन। सो परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड। वेल्ड में परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है? एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, सी सिग्मा सी, तो 150 है। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी 150 है, टी और सिग्मा सी भी दोनों 150। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, पी सी 165। इसमें मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस 108। ये इस बात को आपने याद रखना है, टाउ भी। तो टाउ जो है 108 है, ठीक है। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस 165, 150 और 150। और रिवर्ट के अंदर सिग्मा 80 जो था वो था 150, ठीक है। सिग्मा बी सी कितना था? 100, 300। पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट आपने किया था ना, ठीक है। फिर सिग्मा पी एफ 300 था, सिग्मा बी सी 100। ओके, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बट वेल्ड जॉइंट की? स्ट्रेंथ थी परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड। परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड कितनी है? जितनी भी इंटू एल इंटू टी, लेंथ इंटू टी। क्या है इसके अंदर? थिकनेस नहीं है, टी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट नहीं है। ओके, साइज़ ऑफ वेल्ड के बारे में आगे हम लगाएंगे फार्मूला। तो एक न्यूमेरिकल कर लें इसके अंदर। न्यूमेरिकल में 2 प्लेट्स ऑफ साइजेस, प्लेट्स ऑफ साइजेस 150 mm इंटू 12, 150 12 की प्लेट है और एक 150 10 की प्लेट है। मीन्स एक की थिकनेस 12 है, दूसरे की 10 है। तो वैसे तो कम वाली यूज़ करेंगे फॉर 10। आगे देखते हैं जॉइंट बाय बट वेल्डिंग। ओके, बट वेल्डिंग वाला आ गया तो बट वेल्डिंग वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन द जॉइंट कैन ट्रांसमिट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट। मैक्सिमम टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है सिंगल वी वेल्ड में और डबल वी वेल्ड में। सो सिंगल वी दे टेक द परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेट एज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे दी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो गिवन है हमें सेक्शंस। विड्थ कितनी है? 150, सी 150, इसमें 150। लेंथ ऑफ वेल्ड 150 होएगी, जितनी उसकी विड्थ है जोड़ने में लेंथ तो उतनी लगेगी 150।
एक प्लेट 150 के दूसरी 150 के जोड़ने में तो 150 लगेगी। ओके, सो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150, लोड 200 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है टेंसाइल फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट टी 10 mm लेंगे, छोटे वाली, बड़ी वाली नहीं लेंगे, थिनर प्लेट लेंगे। सो स्ट्रेंथ इन केस ऑफ सिंगल वी बट वेल्ड इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, सिंगल वी में इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन मान के चलना है हमें, ठीक है। सिंगल वी है, अब पूरी तरह पेनेट्रेट नहीं होता, तो डबल वी में अच्छी तरह हो जाता है पेनेट्रेट। ओके, सो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन के लिए हम स्मॉल टी क्या लेंगे, 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो 5/8 इंटू 10, तो टी क्या लेंगे 6.25 mm। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल वी बट जॉइंट कितना आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 80 150 इंटू बी 150 है ना विड्थ ऑफ प्लेट इंटू टी स्मॉल टी 6.25, आंसर विल बी 140625 न्यूटन, या फिर 1000 से डिवाइड करके किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज लेस देन लोड, स्ट्रेंथ जॉइंट इतनी लोड ले सकता है 140, पर लोड कितना आएगा 200 किलो न्यूटन, मतलब जॉइंट फेल कर जाएगा। ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ तो है जॉइंट की 140, पर लोड उसने लिखा है कि 200 किलो न्यूटन लेना है, तो वो फेल कर देगा, सेक्स टूट जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड, डबल वी के अंदर क्या करते हैं, परमिसिबल है 150, फिर विड्थ इंटू स्मॉल जो टी होता है, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर लेंगे अगर फुल पेनेट्रेशन है, तो फॉर फुल पेनेट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड 150 इंटू 150 इंटू 10, तो आंसर इज 225,000 और 225 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इस केस के अंदर ज़्यादा है, लोड कमिंग ओवर इट से, तो जॉइंट सेफ है, मीन्स हम डबल वी पेनेट्रेशन बट वेल्ड यूज़ करेंगे। सो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, मीन्स कि डबल वी पेनेट्रेशन। इस प्रकार से हम एंगल को अच्छी तरह पेनेट्रेट करेंगे ताकि इधर और इधर से अच्छी तरह फिल हो जाए ये वेल्डिंग से। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ एसएसडी, विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।